जय हिंद। आज हमारा क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 2 है, वस्तुओं के समूह बनाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं, पहला पॉइंट है हमारा। हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्र में बहुत अधिक विविधता है। हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो भोजन करते हैं या फिर जो वस्त्र पहनते हैं उसमें बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है। ठंड में अलग होती है, गर्मी में अलग होती है, इस तरह से बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है। भारत में जितने राज्य हैं, हर राज्य में अलग अलग तरह की वस्तुएं का उपयोग किया जाता है, भोजन का उपयोग किया जाता है। तो आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं, हमारे आसपास में बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है। ठीक है, हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सी, बैलगाड़ियाँ, साइकिल, खाना पकाने के लिए बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ, रंग, गुण भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब बहुत तरह के वस्तुएं होती हैं, कहने का यही अर्थ है। आपके चारों ओर देखिए और गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। आप अभी जहाँ पास भी हैं, जिस घर में है, मतलब जिस रूम में है, वहाँ चारों तरफ आप देखिए कि जितनी भी गोल आकृतियाँ हैं उसका एक लिस्ट बनाइए। ठीक है, इस सूची में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं आ जाएगी। अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो उसमें गेंद आ जाएगा, रबड़ का गेंद आएगा, फुटबॉल आ सकता है, कंचे आ जाएंगे, ये सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को ही सम्मिलित कर ले तो इसमें सेब भी आएगा, संतरे, घड़े जैसी वस्तुओं को भी हम शामिल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का हम लोग का लिस्ट बनाए तो हमारे आसपास में बहुत सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। ठीक है, मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आएगी? बाल्टियाँ, लंच बॉक्स आ जाएंगे, खिलौने, जल पात्र, पाइप तथा इसी प्रकार के बहुत सी वस्तुएं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। ठीक है, उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूहों में उनकी आकृति तथा जिस पदार्थों से वे बने हैं के आधार पर बांटा है। ठीक है, तो वस्तुओं को दो आधार पर बांटा गया है, उसकी आकृति और वो जिस पदार्थ से बने हुए हैं, उस तरह से दो आकृति में वस्तुओं को बांटा गया है। ठीक है, देखिए हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थ से बनी होती हैं। जैसे कि ये पदार्थ कांच के भी बने होते हैं, धातु के बने होते हैं, कुछ प्लास्टिक के, लकड़ी के, रुई के, कागज, पंख, मृदा हो सकते हैं। तो मतलब इतनी सारी पदार्थों से वस्तुएं बनाई जाती हैं। ठीक है, क्या पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं? तो इनके अलावा और किन चीज़ों से वस्तुएं बनाई जाती हैं, आप विचार कीजिए, सोचिए। ठीक है, कि कांच, धातु, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख, मृदा के अलावा और क्या चीज़ है जिससे वस्तुएं बनाई जाती है। ठीक है, देखिए आपके लिए क्रियाकलाप दिया हुआ है। आइए अब हम अपने चारों ओर के जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर के प्रतिदिन उपयोग होने वाले एक वस्तुएं ला सकता है। ठीक है, तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकता है। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा? अगर आपको संग्रह करने के लिए दे दिया जाए कि वस्तुओं को संग्रह कीजिए और उसके बाद उसका जांच करना है कौन सी वस्तुएं किस चीज़ से बनी हुई है। ठीक है, और क्या आकृति है। तो आप हो सकता है चॉक लें, पेंसिल ले लें, नोटबुक लें, रबर, डस्टर, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिया का आड़ा, ठीक है, बैट, माचिस का डिब्बा, नमक एवं आलू, इतनी सारी वस्तुएं आपने इकट्ठा की। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने इतनी सारी वस्तुएं इकट्ठा कर ली। वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिसके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में लगा नहीं सकते। उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैकर, सड़कें। तो मतलब कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिसे हम लोग बस देख सकते हैं, उसे हम लोग इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने ऊपर जितनी सारी वस्तुएं इकट्ठा की
तो आप अपने हो सकता है अपने घर से ये सामान लाए हों और एक जगह इकट्ठा कर दिए, ठीक है। लेकिन आप वस्तुओं में तो दीवार भी आती है, आप दीवार को पकड़ के एक जगह इकट्ठा तो नहीं कर सकते हैं, बस देख सकते हैं। वृक्ष हो गई, आप कोई कलेक्ट करने बोलेंगे तो आप वृक्ष को कबार के तो नहीं लाएंगे, दरवाज़ा तो नहीं कबारेंगे, और ना ही ट्रेकर है, ना सड़क आप उखाड़ेंगे। तो मतलब कुछ वस्तु ऐसे होती हैं जिसे बस देख सकते हैं, ठीक है, यूज कर सकते हैं, बस उसे उठाकर यहाँ से वहाँ नहीं रख सकते, ठीक है। देखिए अब इस संग्रह के उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए। अब जो आपने संग्रह किया वस्तु को, उसमें से कुछ पृथक करना है जो कागज़ अथवा लकड़ी के बनी है। जो भी आपने कलेक्ट किया वस्तु, उसमें से आप कलेक्ट जो पृथक कीजिए, मतलब छांटिए कौन कौन सी वस्तु है जो कागज़ और लकड़ी से बनी है। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को 2 समूहों में बांट सकते हैं। इसमें से एक समूह के सभी वस्तुएं कागज़ और लकड़ी से बनी हो, ठीक है, तथा दूसरे समूह में वस्तु इन पदार्थों से नहीं बनी हो। तो आप जो वस्तु कलेक्ट किए हैं उसके 2 भाग में बांट दीजिए, ठीक है। पहला भाग में वैसे वस्तुओं को रखिए जो कागज़ और लकड़ी के बनी हो, और दूसरे भाग में ऐसे वस्तु को रखिए जो कागज़ और लकड़ी की नहीं बनी है। इस प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग किए जाने वाले वस्तु को पृथक कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं और भी हम लोग कलेक्ट करने का कोशिश करते हैं। एकत्र किए सभी वस्तुओं को सारणी 2.1 में सूची में बनाइए, ठीक है। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव हो उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना एक कौतुक है, कौतुक हो सकता है। मतलब कि बहुत सारी वस्तुओं को आप कलेक्ट कर लिए और सबके बारे में लिखना बहुत ही ज़्यादा आपको उबा सकता है। मतलब कह सकते हैं कि आप समझेंगे कि क्या ही कर रहे हैं, ठीक है। एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन का कार्य प्रतीत हो सकता है। हाँ, हो सकता है कुछ वस्तु ऐसे हो जिसको पता लगाना भी कठिन होगा कि आखिर ये किस चीज़ से बनी हुई है, ठीक है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थ की पहचान के लिए अपने मित्र, शिक्षक और अभिभावक की भी सहायता ले सकते हैं, ठीक है। इन लोगों की सहायता से भी आप पता लगा सकते हैं कि जो वस्तुएं हम लोगों ने कलेक्ट की है वह किस चीज़ की बनी हुई है, ठीक है। अभिभावक से भी विचार विमर्श कर सकते हैं। अब देखिए क्रियाकलाप 2 क्या कह रहा है। सारणी 2.2, यह सारणी दिया हुआ है 2.2 में कुछ सामान्य पदार्थ की सूची दी गई। इसके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ पर अपनी सारणी कॉलम 1 से जोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पास दिया हुआ है सारणी, हम लोग सारणी देखते हैं पहले। सारणी देखिए, पदार्थ लकड़ी के क्या क्या बन सकती है, तो कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी, इसके पहिए भी बन सकते हैं, बैलगाड़ी के पहिए, और भी क्या क्या वस्तु बन सकती है। और आप इसमें नोट कीजिएगा अपने नोटबुक में। कागज़ की क्या क्या बन सकती है, तो पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कागज़ की बन सकती है। चमड़ा का क्या क्या बन सकता है, तो जूते बन सकते हैं, बेल्ट बन सकते हैं, बैग बन सकते हैं, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चमड़ा के बनते हैं। प्लास्टिक के पेन बन सकता है, प्लास्टिक का चेयर बन सकता है, टेबल बन सकता है, ठीक है। बहुत सारी वस्तुएं प्लास्टिक की बन सकती है। रुई का कपड़ा बन सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो पदार्थ है और ये यहाँ वस्तुएं हैं आपको भरने का काम दिया गया है। यहाँ भी दिया है प्लेट किस चीज़ का बनता है, तो प्लेट इस्पात का बन सकता है, कांच का बन सकता है, प्लास्टिक का बन सकता है, और भी अन्य हो सकता है, स्टील का बन जाए, आप चांदी का बना लीजिएगा, सोना का बना लीजिएगा, ठीक है। पेन कैसे बनेगा, प्लास्टिक का, धातु का बन सकता है, ठीक है। आप यहाँ और भी कलेक्ट कीजिए, ठीक है। मान लीजिए आप बुक ले लीजिए और यहाँ पास लिखिए बुक किस चीज़ से बनता है। बैग ले लीजिए और बैग लिखिए किस चीज़ से बनता है, ठीक है। ये क्रियाकलाप आपको दिया गया है। इन सभी सारणियों में यहाँ दिया गया, देखिए। अब प्रयास करके अपनी जानकारी को दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी है, और उन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। अभी हम लोगों ने कॉलम पढ़ लिया, बस यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो कॉलम तो हम लोगों ने डिटेल कर लिया, उसे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि दी गई वस्तुओं के बारे में कौन सी उपयोगी है,
इसमें इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। चलिए देखिए, पदार्थ के गुण, पदार्थ के गुण के बारे में पढ़ते हैं। पदार्थ के गुण, मैंने आकृति के बारे में पढ़ लिया कि कौन सी वस्तुएं किस चीज़ से बनी होती है, सब हम लोगों ने देख लिया, पृथक कर लिया। अब पदार्थों के गुण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बन सकता है? ठीक है, इस तरह से जो सवाल है बच्चे के माइंड में आ सकता है कि आखिर जो ग्लास है वो कपड़े का क्यों नहीं बन सकता है। ठीक है, यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रव को रखने के लिए करते हैं, इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएं तो क्या हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत होगा। अगर हम लोग कपड़ा का गिलास बना दें और उसमें हम पानी रखेंगे तो लोग सिर्फ हंसेंगे। ठीक है, हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा। गिलास बनाने के लिए हमें कांच का चाहिए ताकि उसमें जो पानी रखे वो गिरे ना। प्लास्टिक हो सकता है, धातु हो सकता है, या फिर कोई ऐसा पदार्थ हो जो जल को रोक सके। ठीक है, इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज़ का उपयोग नहीं किया जा सकता। अगर आप जिसमें चावल बनाते हैं उसको कागज़ का बना दें तो कागज़ ही जल जाएगा, चावल तो बना ही नहीं। बुद्धिमानी का कार्य नहीं हो सकता। ठीक है, अगर खाना पकाने वाले बर्तन को अगर आप कागज़ का बना दें तो ये बुद्धिमानी का काम बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, देखिए, उन पदार्थों के गुणों तथा उसके उपयोग की जाने वाली वस्तुओं का प्रयोजन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो देखिए आगे हमारा, अतः पदार्थों के वह गुण क्या है जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों का विवेचन की गई है। ठीक है, चलिए एक करके वस्तुओं के गुणों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पास कुछ दिया हुआ है, क्रियाकलाप एक दिया हुआ है, दिखावट। सबसे पहला गुण है दिखावट। ठीक है, सबसे पहला गुण क्या है? वस्तु का दिखावट। पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। सही बात है, लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा तांबा से अथवा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु किसी भी लोहे, तांबे, एल्युमिनियम की कुछ सामान्यताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ये होगी दिखावट के आधार पे वस्तुओं का भिन्नता। ठीक है, एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, क्रियाकलाप पढ़ते हैं जिससे और भी क्लियर हो जाएगा। विभिन्न पदार्थ जैसे कि गत्ता, लकड़ी, तांबे के तार, एल्युमिनियम की शीट और चॉक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। ठीक है, क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ रही है? अगर आप गत्ता लिए, लकड़ी लिए, तांबे की तार लिए, एल्युमिनियम लिए, चॉक लिए, तो इसमें से कौन सी वस्तु है जो चमकीली दिखाई देगी? ठीक है, आप बता सकते हैं कि गत्ता, लकड़ी तो नहीं, तांबे की तार चमक सकती है, एल्युमिनियम चमक सकती है। ठीक है, चमकीले पदार्थों का एक समूह में पृथक कीजिए। जो वस्तुएं चमकती है उसे एक समूह में पृथक कर लीजिए। ठीक है, अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को दो भाग में काटें, ताजे कटे पदार्थ को ध्यान से देखिए। अब ये जो वस्तु लिए इसे दो भाग में काटा जाएगा। ठीक है, और उसे जो काटा जाएगा उसको आपको ध्यान से देखना है, जैसे कि चित्र 2.3 में दर्शाया गया है। आपने क्या पाया? यह इन पदार्थों में से कुछ को ताजे कटे पृष्ठ चमकीले होते हैं। यदि आप कोई वस्तु को काटते हैं ना बीच से, तो देखिएगा जहाँ से काटे हैं उसके जो बीच का भाग है वो चमकता है। कोई कोई चमकता है, कोई कोई नहीं चमकता है। इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। ठीक है, देखिए आगे कह रहा है कि क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार के कोई चमक या धूती देखते हैं? तो एल्युमिनियम में आप देख सकते हैं, तांबा में आप देख सकते हैं। जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं कीजिए। विद्युत तार और धूतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृथकों के रेगमाल में रगड़कर यह देख सकते हैं कि वे धूतिवार है अथवा नहीं। ठीक है, धूतिवान क्या होता है अभी हम बताते हैं। पहले ये देखिए, जैसे कि हम कोई वस्तु को यहाँ पास काटें। ठीक है, वस्तु है ये काटें, ये कोई लोहे की छड़ है। अगर हम धातु के टुकड़े को धूती देखने के लिए काटा गया, धूती का मतलब वही होता है जो इसमें जो काटने के बाद जो चमकता है ना, उसका जो धार होता है वो कह सकते हैं, वही होता है धूती।
तो अगर आप लोहा काटेंगे तो बहुत ही चिकना और चमकेगा, ठीक है। अगर आप लकड़ी को काटेंगे तो कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ना ही वो चमकेगा, ठीक है। तो वही होता है धोती, ठीक है। देखिए अब पदार्थ जिनमें इस प्रकार के धोती होती है, मतलब वे पदार्थ जिनमें धोती होती है जिसे काटने के बाद वो चमके, वे प्रायः धातु होते हैं। तो जिनमें चमकता है, चमकीला पाया जाता है, वह धातु होते हैं। आप घर में भी कर सकते हैं। अगर आपको घर में कोई लोहा हुआ काटा गया हो तो देखिएगा वो काटने के स्थान में बीच में कितना चमकता है। अगर लकड़ी काटा गया है तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है उसमें। तो जिसमें वह चमकीला या फिर वो धोती पाया जाता है उसको हम लोग धातु कहते हैं। जैसे कि लोहा में होगा, तांबा में होगा, एल्युमिनियम में होगा, सोना में होगा। धातु के उदाहरण है ये सब, क्या है, धातु है। कुछ धातुएं बहुत अपनी चमक खो देते हैं। कुछ धातु होता है जो चमक खो देते हैं। जैसे कि लोहा में मान लीजिए पूरा जंग लग गया तो अपना चमक खो देगा। धोतीहीन हो जाते हैं, मतलब चमक खो जाते हैं, निष्प्रभ हो जाते हैं, दिखाई देने लगती है। ऐसे उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है ना, कि हम लोग अगर धातु को, लोहा को अगर हम लोग वायु और नमी में छोड़ दे तो क्या होता है, जंग लग के अभिक्रियाहीन हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, धोतीहीन हो जाता है, यानी चमक खो देता है। इसीलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठ पर ही धोती दिखाई देता है। जब आप किसी लोहार या वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु के छड़ों के ताजे कटे पृष्ठ को देखने का प्रयास करें, ठीक है, और आप इस धोती को पहचानने का प्रयास करें, ठीक है। कठोरता, अगला गुण क्या है, कठोरता। पहला गुण हमने दिखावटी पढ़ा, दिखावा, ठीक है, क्या था उस मतलब वस्तु देखने में कैसा है, ठीक है। दूसरा क्या है, कठोरता। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य पदार्थ में संपीड़ित हो सकते हैं। जैसे कि अगर धातु को अपने हाथ से दबाया जाए तो वो दबेगा ही नहीं, ठीक है। एक चाबी लीजिए और तथा इसके लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, इतने सारी वस्तुएं लेने के लिए कह रहा है और उसे हाथ से दबाने के लिए कहा जा रहा है। क्या क्या लेना है, क्या बोला, एक धातु, एक चाबी लीजिए, ठीक है, एक लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक, अन्य कोई भी पदार्थ आप ले सकते हैं, ठीक है, और इसे दबाने का प्रयास कीजिए। आप उन पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं, ठीक है, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोचा जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें आसानी संपीड़ित किया अथवा खरोचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाता है। यानी कि अगर आप चौक लेते हैं तो चौक को ऐसे नाखून से भी खरोचेंगे तो उसका जो स्किन है वो टूट के गिर जाएगा, इतना हल्का होता है। लेकिन लोहा को करेंगे तो वो कभी नहीं टूटेगा आपके हाथ से, ठीक है। तो ऐसा वस्तु जिसको आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, यानी दबाया जा सकता है, या फिर उसको खरोचा जाता है, यानी कि उसको नाखून से, हाथ से छील सकते हैं, तो उस पदार्थ को कोमल पदार्थ कहा जाता है। जैसे कि रबड़ हो सकता है, ठीक है, चौक हो सकता है, ये सब क्या है, कोमल पदार्थ है। मोमबत्ती हो सकता है, कोमल पदार्थ है। जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़न करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। दो पदार्थ है, कोमल पदार्थ और एक कठोर पदार्थ। उदाहरण में रुई अथवा स्पंज कोमल पदार्थ है। रुई क्या है, कोमल पदार्थ है। स्पंज क्या है, कोमल पदार्थ है। जबकि लकड़ी कठोर पदार्थ है, लोहा कठोर पदार्थ है। दिखावट में पदार्थों के विभिन्न गुण हो सकते हैं, ठीक है। धोती हो सकता है, कठोरता, रुक्ष या फिर खुदरा अथवा चिकना हो सकता है। क्या आप अन्य वस्तुओं के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करता है? ऐसे पदार्थ का आपको नाम लिखना है जो दिखावटी का वर्णन करता है, ठीक है। आगे देखिए, चलिए अब हम लोग विलय अथवा अविलय पदार्थ के बारे में जानते हैं, ठीक है। एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, इसके माध्यम से हम लोग जानेंगे कि कौन सा पदार्थ विलय होता है और कौन सा अविलय होता है, ठीक है। कुछ पदार्थ जैसे कि चीनी, नमक, चॉक पाउडर, बालू, लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए, ठीक है। इस क्रियाकलाप में आपको ये सारी वस्तुएं एकत्र करना है। कांच के 5 गिलास लीजिए, ठीक है। प्रत्येक गिलास में लगभग 2/3 भाग में जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में कुछ चम्मच से आपको चीनी डालना है। पहले गिलास में 5 गिलास लेना है आपको। दूसरे में नमक तथा
और बाकी जो ग्लास बच गए बाकी सारी चीज़ें डाल दीजिए। यानी कि 1 गिलास में नमक डालिए, चीनी डाल दीजिए 1 गिलास में पाउडर डाल दीजिए, बालू डाल दीजिए। इस तरह से आप 5 गिलास में अलग अलग चीज़ों को डाल दीजिए। ठीक है। प्रत्येक गिलास के अर्धर वस्तु को चम्मच से हिलोड़िए, मतलब कि उसके अगर ये वस्तु पानी में डालने के बाद आप उसे चम्मच से हिलाइए। ठीक है। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, प्रेक्षण कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। ठीक है। उसके बाद आपको प्रेक्षण करना है और बताना है कि जो वस्तुएं आपने पानी में मिलाई हैं उसका क्या हुआ। अपने प्रेक्षण को सारणी 2.3 में दर्शाए अनुसार नोट कीजिए। चलिए सारणी देखते हैं हम लोग। 2.3 नमक। जब हम नमक को पानी में डालें तो यह पूर्णतः लुप्त हो जाता है। ठीक है। नमक को अगर पानी में हम लोग डालेंगे तो कुछ समय पश्चात वह लुप्त हो जाता है। और चीनी को भी पानी में डालेंगे तो वह कुछ समय पश्चात लुप्त हो जाता है। बालू, यह लुप्त नहीं होता है, यह पानी के नीचे उसकी तली में जाकर बैठ जाता है। ठीक है। तो बालू पानी में लुप्त नहीं होता है। चॉक पाउडर, ये जो चॉक पाउडर ये भी पानी में लुप्त नहीं होता है। ये मतलब पूरी तरह से जिस तरह से चीनी और बालू लुप्त हो जाते हैं उस तरह से ये चॉक पाउडर लुप्त नहीं होता है। लकड़ी का बुरादा, यह भी पानी में लुप्त नहीं होगा। ठीक है। तो आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो जाएंगे। ठीक है। हो गए अर्थात घुल गए, विलीन हो गए। क्या हो गए? विलीन हो गए। हम यह कहते हैं कि ये पदार्थ जल में विलय है। तो वह पदार्थ जो पानी में पूरी तरह विलय हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं या घुल जाते हैं, उस पदार्थ को विलय पदार्थ कहा जाता है, जैसे कि चीनी और नमक। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफ़ी समय तक गिलास में हिलोड़ित करने के बाद, यानी हिलोड़ित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते। ये पदार्थ अविलय पदार्थ हैं। ठीक है। जैसे कि लकड़ी है, ठीक है, लोहा हो गया, बालू हो गया, यह पानी में नहीं घुलता है, नहीं विलय होता है। तो इस प्रकार के पदार्थ अविलय पदार्थ कहलाते हैं। चूँकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकार्यों को इसी तरह महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाता है? हाँ, हो जाता है। कुछ जो द्रव्य होते हैं वो जल में विलीन हो जाते हैं। जैसे कि अगर दूध को हम लोग जल में मिलाएंगे तो उसमें विलीन हो जाएगा, लेकिन अगर तेल को हम लोग जल में मिलाएंगे तो वह विलीन नहीं होता है। ठीक है। एक और क्रियाकलाप दिया हुआ है, सिरका है, नींबू का रस, सरसों का तेल और नारियल का तेल, मिट्टी का तेल, अन्य किसी द्रव को नमूने एकत्र कीजिए। इस तरह के कुछ द्रव्य है, आप एकत्र कीजिए। ठीक है। कांच का गिलास लीजिए, कांच का एक गिलास लीजिए, इसे आधा गिलास भर दीजिए। ठीक है। अब इसमें चम्मच भर कर द्रव मिलाइए। ठीक है। और भली भांति हिलोड़ित कीजिए, मतलब हिलाइए। इसे 5 मिनट तक छोड़ दीजिए। प्रेक्षण कीजिए कि क्या यह द्रव जल में मिश्रित हो गया। ठीक है। हो जाता है तो सबसे पहले जो सिरका है यह तो मिश्रित हो जाएगा जल में। नींबू का रस भी हो जाता है। सरसों का तेल जल में विलीन नहीं होता है। नारियल का तेल भी जल में विलीन नहीं होगा, ना ही मिट्टी का तेल होगा। ठीक है। देखिए आगे चित्र में दर्शाया गया है 2.3 में। जितने अधिक अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ इस प्रयोग को दोहराइए। ठीक है। दोहराकर आप जांच कीजिए कौन कौन से द्रव्य हैं जो पानी में विलीन हो जाते हैं। हम यह देखते हैं कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते। कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर आसानी से पृथक हो जाते हैं। ठीक है। अलग हो जाते हैं। यानी कि अगर हम लोग पानी में अगर तेल मिला देंगे तो कुछ समय बाद क्या होगा कि पानी अलग हो जाएगा और तेल अलग हो जाएगा। ठीक है। आपस में वो नहीं मिलते हैं, पृथक हो जाते हैं। ठीक है। उदाहरण में दिया हुआ है, कुछ गैस भी विलीन हो जाते हैं। कुछ गैस भी होती है जो जल में पूरी तरह विलय है, जबकि अन्य नहीं है। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती है। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन, जल में ऑक्सीजन जो गैस है वो विलीन हो जाता है। जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों की उत्तर जीविका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल में जितने भी जीव रहते हैं, मछली, पेड़ पौधे, तो वे सभी जो हैं सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं। तो कहाँ से करते हैं? तो पानी में जो ऑक्सीजन विलीन है उसी ऑक्सीजन के प्रयोग से मछली जीवित रहती है। ठीक है। देखिए आगे,
वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो जल में तैर सकती हैं और कुछ वस्तुएं डूब सकती हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा क्या, कुछ विलय पदार्थ और कुछ अविलय पदार्थ, और अभी हम ऐसे पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं जो वस्तुएं पानी में डूब जाती है और कुछ तैरती हैं। क्रियाकलाप 4 में करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अविलय ठोस जल में पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा ही देखा होगा। तो मतलब कुछ हम लोग क्रियाकलाप जो किए हैं उसमें देखे होंगे, कोई कोई क्रियाकलाप में पानी में जब कोई चीज़ मिलाया जाता है तो कोई बैठ जाता है उसके नीचे जाके, कुछ विलीन हो जाता है और कुछ पानी के ऊपर आ जाता है। ठीक है, इसमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए वे जल से पृथक होकर तैरने लगते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पास देखिए क्रियाकलाप दिया हुआ है, एक चित्र दिया हुआ है। चित्र देखिए, जैसे एक चाबी डाला गया है, वो डूब गया पानी में। कुछ कंचे हैं, सिक्के हैं, वो डूब गया, लेकिन ये पत्ता, लकड़ी का टुकड़ा, ये बॉल, ये पानी में तैर रहा है। ठीक है, तैरने लगते हैं। आगे देखिए, अन्य डूबकर गिलास के तले में बैठ जाते हैं। क्या यह सही नहीं कि हम ऐसे बहुत से उदाहरण दे सकते हैं? बहुत सा उदाहरण दे सकते हैं जो पानी में तैरती है, कुछ डूब जाती हैं। ठीक है, इनमें से जिनमें पदार्थ जल में तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं, किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियाँ, वह कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं। जैसे सूखा पत्ता तालाब में फेंकेंगे तो तैरेगा, लेकिन कंकड़ फेंकेंगे तो वह डूब जाएगा। शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास में डालते हैं, इन सब का क्या होता है? अगर शहद की बूंद अगर हम गिलास में डालेंगे तो क्या होगा? अगर आपके घर में शहद है तो आप पानी में डालकर देखिए उसका क्या होता है। बूझो यह जानना चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5 उदाहरण दें। ठीक है, तो आप तो ऐसे 5 उदाहरण दीजिए वस्तु के जो जल में तैरते हैं और जो जल में नहीं तैरते हैं। ठीक है, अन्य द्रव जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप एक परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो तेल भी होते हैं जो नहीं डूबते हैं। ठीक है, ये तैरने लगते हैं। पानी में अगर तेल आप डालेंगे तो वो तेल तैरने लगता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है पारदर्शिता। पारदर्शिता, ठीक है, पारदर्शिता क्या होता है? देखिए, एक मिनट, देखिए पारदर्शिता। आपने लुका छुपी का खेल खेला ही होगा। उस स्थानों के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरे को दिखाई ना दें। आपने इस स्थानों को ही क्यों चुना? हाँ, अगर हम लुका छुपी खेलते हैं तो ऐसे जगह ही हम लोग छुपते हैं जहाँ सामने वाले को हम दिखाई ना दें। ऐसा ना हो कि लुका छुपी खेल रहे हैं और कांच के पीछे जाकर छुप गए, कोई भी आपको देख लेगा। क्या आप अपने कभी शीशे के खिड़की के पीछे छुपने का प्रयास किया है? कोई किया होगा। स्पष्ट रूप से नहीं ही किया होगा, क्योंकि ऐसा करने से आपका मित्र शीशे से देखकर आपको पता लगा लेगा। उन पदार्थों अथवा सामग्रियाँ जिन्हें होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उसे पारदर्शी कहते हैं। मतलब वे सामग्री या फिर वे पदार्थ जिससे वस्तु को आर पार देखा जा सकता है उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे कि कांच। ठीक है, जो कांच का क्या बोलते हैं, खिड़की होता है, दरवाज़ा होता है, उसके आर पार हम लोग देख सकते हैं। चश्मा होता है कांच का, उसे आर पार देख सकते हैं। ठीक है, तो वैसे वस्तु जिसके हम लोग मतलब एक साइड से दूसरे साइड देख सकते हैं, वैसी वस्तु को पारदर्शी वस्तु कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि दिया हुआ देखिए, कांच, जल, वायु, कुछ प्लास्टिक की पारदर्शी पदार्थ भी हो सकती है। प्रायः दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ, अन्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं। जितनी भी दुकान होती हैं उसमें जितनी भी मिठाइयाँ रखी होती हैं वो कांच के डब्बे में या प्लास्टिक के डब्बे में ही रखते हैं ताकि आर पार दिखाई दे और आप ख़रीद सकें। ठीक है, इस तरह की देखिए दुकान में इसी तरह का डब्बा ही रखा जाता है ताकि आप बाहर से इसे देखें और ख़रीदें। ठीक है, इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनमें होकर आप वस्तु को नहीं देख सकते। इन पदार्थ को अपारदर्शी कहते हैं। जैसे कि बुक, अगर आपका जो बुक है उसे आप अपने चेहरे पर रख दीजिए तो आप अपने सामने बैठे मित्र को नहीं देख पाएंगे। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे, धातु के पात्र के भीतर क्या रखा हुआ है। अगर आपका बैग है, बैग में आप बंद कर दीजिए कॉपी कलम जो भी है, उसके बाद आप बाहर से नहीं देख पाएंगे जब तक उसे चैन को खोलेंगे नहीं। ठीक है, लकड़ी, गत्ता, धातु अपारदर्शी वस्तुएं के उदाहरण होती है।
क्या आप यह समझ सकते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों एवं वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी समूह में कर सकते हैं। मतलब बिना किसी भ्रांति के, मतलब बिना किसी क्वेश्चन के हम इजली वस्तु को पृथक्करण कर सकते हैं कि कौन सी वस्तु पारदर्शी है और कौन सी अपारदर्शी है। ठीक है, आगे देखिए, आगे अपना क्या बोल रहा है कि बूंद, पहले लाइन छूट गया हमारा, 1 मिनट। देखिए, एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, क्रियाकलाप को पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, कागज़ के एक शीट लीजिए, कागज़ के एक शीट लीजिए, इससे होकर किसी दीप्त बल्ब को देखिए। मतलब एक कागज़ का पेज लीजिए और कोई जलता हुआ बॉल है, उस कागज़ के आर पार आप देखिए। ठीक है, इस संबंध में आपने अपने प्रेक्षण नोट कीजिए। अब कागज़ के शीट के बीच 2-3 बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। ठीक है, अब क्या कीजिए, पहले तो एक बॉल है आपके घर में, बल्ब होगा, उसे कागज़ के पन्ने से देखिए तो बॉल जो है हल्का हल्का बस उसका लाइट दिखाई देगा। और अब उस जो कागज़ है उस पर पहले पूरा तेल लगा दीजिए। ठीक है, तो कुछ तेल या फिर मक्खन का कुछ मिला दीजिए। ठीक है, कागज़ के उस भाग से जहाँ तेल फैला है, ठीक है, जहाँ तेल फैला है, प्रदीप्त बल्ब को दोबारा देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्या आप यह पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। आप एक बार करके देखिए, उसके बाद आप बताइएगा कि केवल कागज़ से बल्ब अच्छे से दिखाई दिए कि तेल लगाने के बाद बल्ब अच्छे से दिखाई दिया। परंतु क्या आप इन चिकने कागज़ से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख लेते हैं? कदाचित नहीं। ऐसा पदार्थ जिसे होकर वस्तुएं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत ही स्पष्ट नहीं उन्हें परभासी वस्तु कहा जाता है। कहने का सीधा तात्पर्य है कि वे वस्तुएं जिसे किसी वस्तु को आर पार तो हम देख सकते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। ठीक है, कागज़ पर लगे उस तेलीय धब्बे को याद कीजिए। ठीक है, उस तेलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का वसा के लिए परीक्षण में किया था। इससे पहले चैप्टर में हम लोगों ने वसा का परीक्षण किया था, है ना, कि कागज़ पे हम लोग क्या किए थे, कोई भी भोजन रख के उसको अच्छी तरह दबा दिए थे तो भोजन का जो तेल था वो कागज़ में लग गया था। ये वाला हम लोग परीक्षण किया था, वह भी पारभासी ही था। क्या आप पारभासी पदार्थ के कुछ उदाहरण पर सोच विचार कर सकते हैं? तो आप सोचिए कि कौन कौन सी वस्तुएं पारभासी हैं। अतः हम पदार्थों को पारदर्शी, अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी के रूप में बांटते हैं, रूप में समूहों में बांटते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पहले किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से दबाने का सुझाव देती है। तो ये पहेली है, क्या करती है कि अंधेरा कमरा है, उसके पास एक टॉर्च है, देखिए टॉर्च है एक, और इसे क्या करती है, अंधेरा कमरा में अपने हाथों से दबा देती है। ठीक है, हाथों से दबा दे, टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली के दूसरी ओर का परीक्षण करती है। जैसे ही अंधेरा कमरा में टॉर्च चलाकर आप उस पर हथेली रखेंगे तो दूसरी ओर देखिएगा कि एक जो प्रकाश तो दिखाई देगा लेकिन क्लियर नहीं दिखाई देगा, धुंधला टाइप का दिखाई देगा। वह यह जानना चाहती है कि आपकी हथेली अपारदर्शी है, ठीक है, अथवा पारभासी है। तो आप बताइए कि आपका हथेली अपारदर्शी है कि पारभासी है? ठीक है, मुझे तो लगता है परभासी है, क्योंकि आर पार लाइट तो दिखाई दे रहा है लेकिन क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, हमने यह सीखा कि पदार्थ की अपनी भिन्न दिखावट होती है तथा इसके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रण होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, वे जल में तैर अथवा डूब भी सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी भी हो सकते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, ये हम लोगों ने ऊपर के चैप्टर में, ऊपर के टॉपिक्स में पढ़ा। हम पदार्थों को समूहों में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हो। इस प्रकार व्यवस्था द्वारा हम आसानी से पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई पंसारी प्रायः सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान में एक कोने में रखता है।
सभी साबुनों को एक स्थान पर जबकि अन्न एवं दालों के भंडारण को एक स्थान पर रखता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम लोग जितनी भी वस्तुएं अपने घर में रखते हैं या फिर दुकान में रहते हैं तो एक जैसी वस्तुओं को एक जगह रखा जाता है और डिफरेंट टाइप की वस्तुओं को एक जगह, मतलब आपके घर में किचन का जो सामान होगा खाना बनाने वाला वो एक जगह कहीं रखा होगा, ठीक है, और आपके जो कॉपी किताब होंगे वो एक जगह रखे होंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि सब बिखरा हुआ इधर उधर रखा हुआ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इस प्रकार हम समूहन के लाभप्रद होने का भी दूसरा कारण हो सकता है। मतलब इस प्रकार अगर आप वस्तुओं को समूह बना के रखें तो बहुत ही लाभ भी हो सकता है। मान लीजिए आप अपने कॉपी कलम किताब जो भी है एक जगह रखे हुए हैं तो आप आसानी से अगर आपको ज़रूरत पड़ा तो उठा लेंगे, नहीं तो आप एक बुक को रखिए किचन में, एक बुक को दूसरे रूम में, एक बुक को कहीं भी रख दीजिए, आप ढूंढते रह जाएंगे, उससे समय बर्बाद होगा। कहने का मतलब है कि समूहन करने से, वस्तुओं के समूहन करने से बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। पदार्थों को इस प्रकार समूह में बांटकर उसके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन उच्च क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है और ये कुछ मुख्य शब्दावली है जो हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा। क्या कठोरता पढ़ा हम लोगों ने, अविलय पढ़ा, चमकीला पढ़ा, धूतिमय पढ़ा, ठीक है। चमकीला जो रॉड को या लोहा को काटने के बाद जो चमकता है वो। पदार्थ के बारे में पढ़ा, धातु पढ़ा, अपारदर्शी, खुदरा, रुक्ष पढ़ा, विलय, पारभासी, पारदर्शी, इस तरह के कुछ शब्दावली हैं जो हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा। और इस चैप्टर में कुछ मुख्य सारांश दिया हुआ है, इसे भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी हुई है, बिल्कुल सही बात है। किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है, सही बात है। अगर प्लास्टिक है, एक प्लास्टिक है तो उससे बहुत सारी वस्तुएं बनाई जा सकती है, चेयर बनाए जा सकते हैं, पेन बनाए जा सकते हैं, टेबल बनाए जा सकते हैं, बहुत सारी वस्तुएं बनाई जा सकती है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता है अथवा उसे विभिन्न पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। मतलब कि अगर चेयर बनाना है तो सिर्फ एक पदार्थ से भी आप बना सकते हैं, सिर्फ लकड़ी से भी बना सकते हैं, सिर्फ प्लास्टिक से बना सकते हैं, सिर्फ लोहा से बना सकते हैं, या फिर ये तीनों को मिला के भी बना सकते हैं, ठीक है। आप बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगला है, विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं, सही बात है। अलग अलग पदार्थ है तो उसके गुण भी अलग अलग होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते। कुछ खुरदरे होते हैं तो कुछ अन्य चिकने होते हैं। इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं तो कुछ कोमल होते हैं, ठीक है। कुछ पदार्थ जल में विलय होते हैं जबकि कुछ अन्य अविलय होते हैं। इस तरह के पदार्थ होते हैं। अगला है, कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते हैं तथा कुछ अन्य जैसे लकड़ी एवं धातु अपारदर्शी होते हैं तो कुछ पारभासी भी होते हैं, ठीक है। पदार्थ को उनके गुणों और में समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर समूहों में बांटा जाता है। वस्तुओं को सुविधा तथा उसके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जा सकता है, ठीक है। वस्तु के जो गुण हैं उसके आधार पर हम वस्तु के समूह में बना सकते हैं, ठीक है। अब आपका ये अभ्यास प्रश्न है, इसे मैं सिर्फ एक बार समझा देती हूँ और आप बना लें इसे, ठीक है। देखिए, लकड़ी की बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। बहुत ईजी है कि लकड़ी से कौन कौन सी वस्तुएं बनती है, सिर्फ 5 नाम लिखना है। तो आप चेयर लिख सकते हैं, टेबल लिख सकते हैं, और भी कौन कौन सी वस्तुएं लकड़ी से बनती है आप लिख सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। ये जो आपको दिया हुआ है नीचे में, ठीक है, देखिए नीचे में ये जो दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इसमें कौन कौन सी वस्तुएं चमकती हैं उसका आपको सूची बनाना है। तो कांच की प्याली, क्या ये चमकती है? तो बिल्कुल, कांच की प्याली को अगर हम लोग अगर मान लीजिए काटते हैं, मान लीजिए कांच का कुछ ग्लास है या फिर कुछ, काटेंगे तो चमकता है वो। प्लास्टिक का खिलौना, यह नहीं चमकेगा। स्टील का चम्मच, सूती कमीज, ये भी नहीं चमकेगा। आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर लीजिए, ठीक है। देखिए अब तीसरा है, निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिससे उन्हें बनाया जा सकता है। याद रखिए, कोई वस्तु एक या एक से अधिक पदार्थों से भी मिलकर बनी हो सकती है तथा
दिए गए पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुएं बनाने में किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पास निम्न वस्तु का मिलान, यहाँ मिलान करना है। ठीक है, कौन सी वस्तुएं किस चीज़ से बनी होगी आपको यहाँ मिलान करना है। यहाँ बॉक्स दिया हुआ है, देखिए पुस्तक किससे बनी होगी, कांच से। कांच से तो पुस्तक नहीं बनता, लकड़ी से, कागज़ से। हाँ, पुस्तक क्या बनेगी, कागज़ से। ठीक है, आप मिला लीजिएगा, पुस्तक बनी है कागज़ से। ठीक है, पुस्तक बनी है कागज़ से। गिलास किससे बना होगा, तो चमड़ा से, प्लास्टिक से, लकड़ी से। गिलास कांच से बन सकता है। कुर्सी किससे बनेगा, तो कुर्सी लकड़ी से भी बन सकता है और कुर्सी प्लास्टिक से भी बन सकता है, आप किसी को मिला सकते हैं। खिलौना प्लास्टिक से बन सकता है, जूता चमड़ा से बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चौथा नंबर है, नीचे दिए कथन सत्य अथवा असत्य, इसका उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये कथन दिया हुआ है ज तक, कौन सा सही है और कौन सा गलत आपको बताना है। पत्थर पारदर्शी होते हैं, तो बिल्कुल गलत बात है। पत्थर पारदर्शी कैसे होगा, पारदर्शी मतलब आर पार दिखाई देना, पत्थर से थोड़ी दिखाई देता है। जबकि कांच अपारदर्शी, ये तो बिल्कुल गलत है एकदम। कांच पारदर्शी होते हैं, कांच से आप आर पार देख सकते हैं, तो ये पारदर्शी होना चाहिए। तो ये क्या है, फर्स्ट वाला बिल्कुल गलत है। ठीक है, 1 मिनट पहले हम पेन का साइज कम करते हैं, कैसे कम होता है, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। देखिए दूसरा है, नोटबुक में धुती होती है, बिल्कुल नहीं होता, जबकि रबर में नहीं होती। नोटबुक में धुती का मतलब चमकना, जैसे कि अगर लोहा का कोई छड़ है उसको हम लोग बीच से काटेंगे तो चमकता है, तो नोटबुक में कहाँ होगा, नोटबुक में थोड़ी धुती होती है, ये भी गलत है। चौक जल में विलीन हो जाता है, चौक जल में विलीन नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। लकड़ी का टुकड़ा जल में तैरता है, बिल्कुल सही बात है, लकड़ी का टुकड़ा जल में तैरता है। चीनी जल में विलीन नहीं होता, ये भी गलत है, चीनी जल में विलीन हो जाता है। तेल जल के साथ मिश्रणीय है, बिल्कुल गलत बात है, तेल जल में कहाँ मिश्रित होता है। बालू जल में निःसादित हो जाता है, जल में निःसादित हो जाता है, बिल्कुल गलत बात है, कहाँ घुलता है। सिरका जल में विलीन होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नीचे कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों का नाम दिया गया है। ठीक है, ये पदार्थ का नाम दिया गया है बहुत सारा। पहला क्वेश्चन है, गोल आकृति एवं अन्य आकृति, इसमें से गोल आकृति कौन है, जल, ये तो गोल नहीं है। फुटबॉल ये गोल है, संतरा गोल है, चीनी नहीं है। ग्लोब गोल है, सेब भी गोल है, मिट्टी का घड़ा भी गोल है। इसको आपको समूह बनाना है। खाने वाला पदार्थ खोजिए। जल तो हम लोग खाते हैं, बिस्किट खा सकते हैं। बास्केट कहाँ खाएंगे, संतरा खाएंगे, चीनी, सेब, अभी अब ढूंढ लीजिए। 6 नंबर, जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए। जांच कीजिए और देखिए क्या वे तेल अथवा मिट्टी के में तैर सकते हैं। तो जल में तैरने वाली वस्तुओं को आपको सूची बनाना है। तो जल में कौन कौन सी वस्तुएं तैर सकती हैं, तो आप नमक और चीनी ले सकते हैं। और जांच करना है कि क्या तेल अथवा मिट्टी का तेल पानी में तैरता है, तो ये आप जांच कीजिए। ठीक है, मिट्टी का तेल पानी में डाल के देखिए और तेल को देखिए कौन सा तैर रहा है, कौन सा पानी में डूब जाता है। 7वां है, निम्नलिखित समूह में मेल न खाने वाले वस्तु ज्ञात कीजिए। ये वस्तु दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा वस्तु मेल नहीं खा रहा है। देखिए, कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी, तो ये बच्चा ही आंसर होगा। कुर्सी लकड़ी का बनता है, पलंग लकड़ी का, मेज, अलमारी, लेकिन बच्चा तो अलग ही है। दूसरा है गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल, इसमें क्या होगा, नाव होगा। ये सब फूल है किंतु ये एक नाव है लकड़ी का बना हुआ। एल्युमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत, इसमें रेत होगा। ठीक है, चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट, नमक, चीनी, इसमें रेत होगा। कॉपर सल्फेट, नमक, चीनी, ये क्या है, ये पानी में घुल जाता है लेकिन रेत नहीं घुलता। ठीक है, तो पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। तो मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें।